नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी वंचितों के अधिकारों का चौकीदार है, वह उन्हें छीनने नहीं देगा। भारत ने जिस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीबों को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है। वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। और इसलिए यहां के जो नेता है इंडी अलायंस के, यहां मतलब नासिक के नहीं, महाराष्ट्र के, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए। ओडिशा के गंजम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन 10 सालों में पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और देश को आगे ले जाने का अगले 25 साल का रोड मैप भी तैयार है। साल का ट्रैक पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनके पास से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप भी है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। वहीं लखनऊ के अमीनाबाद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ आबादी भूख से मर रही है। पिछले एक हफ्ते से वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन इसके सबसे बड़े गवाह हैं। 1 किलो गेहूं के लिए वहां हिंसा और आगजनी हो रही है। साथ ही सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास भी एटम बम है और वो फ्रिज में रखने के लिए नहीं बने। भारत के अंदर जब उन्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है,
तो अब उनके द्वारा पाकिस्तान से अपने समर्थन में बयानबाजी करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे। एक भारत है जिसने कोरोना कालखंड में जो अपनी योजना चालू की, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की सुविधा, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और दूसरा पाकिस्तान है, 23 से 24 करोड़ की आबादी कैसे भूखों मर रही है। पिछले एक सप्ताह से वहां पर हो रहा उपद्रव इस बात का साक्षी है कि 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए सड़कों पर छीना झपटी हो रही है, मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। ये पाकिस्तान को वहां के नेताओं ने कहां पहुंचा दिया। और उस पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को ताकत दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यदि व्यक्ति सशक्त होता है तो वह अकेला सशक्त होता है, लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण होता है तो परिवार का सशक्तिकरण होता है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हर नारी सशक्तिकरण, तो हम नारी का सशक्तिकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें एक कदम और आगे जाना है, यानी नारी से सशक्तिकरण करवाना है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट, इसलिए जब आप किसी बात को कहती हैं तो वह महिलाओं में बड़ी संख्या में जाता है और एम्प्लीफाई होता है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा कही गई बात समाज में और अच्छे तरीके से जाएगी और महिलाओं तक वो बात पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति सशक्त होता है तो वह अकेला सशक्त होता है। एन इंडिविजुअल एम्पावरमेंट ऑफ ए मैन इज एन इंडिविजुअल एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन। लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण होता है तो परिवार का सशक्तिकरण होता है, फैमिली का एम्पावरमेंट होता है। और इसलिए एक बहुत बड़ी ताकत आप सब लोगों के माध्यम से समाज को, देश को मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, इसलिए जब आप किसी बात को कहती हैं तो वह महिलाओं में बड़ी संख्या में जाता है और एम्प्लीफाई होता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। शिवराज सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले अन्ना हजारे साहब को ठगा और उसके बाद दिल्ली की जनता को ठगा। अब इनका नाम केजरीवाल नहीं, करप्शनवाल है। ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी भ्रष्ट बीज हो गई है। ये जहां जहां जाती है वहां भ्रष्टाचार के फसल लहलहाने लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जितने गठबंधन के नेता हैं सब मौसेरे भाई हैं। जी के लोग, इंडी गठबंधन, कांग्रेस के लोग, ये आप वाले एक गलत अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनका झूठ बोलना ही काम है। मैं सच आपको बताऊं, केजरीवाल जी से ज्यादा झूठा आदमी मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। और राहुल बाबा भी रोज झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेस और आप परेशान है मोदी जी की लोकप्रियता से।
इनको पता है कि मोदी आने वाले हैं कि नहीं। और तिवारी जी भी, ये मोदी जी आने वाले, तिवारी जी आने वाले, इसलिए घबरा के अफवाह फैला रहे हैं कि 400 पार का नारा इसलिए लग रहा है कि ये संविधान बदल देंगे। मलकागंज के बहनों और भाइयों, ये मोदी जी की गारंटी है। संविधान पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है, दुनिया की कोई ताकत संविधान नहीं बदल सकती। लेकिन झूठे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की अगर धज्जियां उड़ाई थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इस सीट पर और इसके अलावा दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन की हवा चल रही है। पहले वो 400 पार की बात करते थे, लेकिन अब वो हमें हमारे संकल्प पत्र को टारगेट कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि हमारे पास ना नीतियों की कमी है और ना नेताओं की कमी है। बहुमत मिलने के बाद हम एक दिन के अंदर तय करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। गठबंधन को मिलेगा और जो देश में परिवर्तन की धीमी धीमी हवा चल रही है वो गति पकड़ती जा रही है। 4 चरणों के बाद भाजपा दावे कुछ भी करे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा पिछड़ रही है, इसीलिए उनके वक्तव्य जो हैं अब अलग अलग तरह के आ रहे हैं। पहले 300-400 के पार की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को, कांग्रेस के इतिहास को, हमारे मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ घबराहट का एहसास उनके जहन में है, लेकिन जनता हमारे साथ है और बहुमत के साथ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है, अब समय कम रहा है, लेकिन आज जो उत्साह लिखा मुझे हमारे पदाधिकारियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर, वो बड़ा संतोषजनक है। अगले 9 दिन तक लगातार हमारी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस सीट पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला है। नहीं, उन्हें दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि आप नेता को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जब अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई और इंडी गठबंधन के लिए प्रचार के बारे में पूछा गया तो अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल वह एक और मामले में फंस गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्हें इससे निकलने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 2029 तक बने रहेंगे और अरविंद केजरीवाल, मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है, 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ही हमारा नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमला बोला। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि सत्ताधारी दल का एजेंडा झूठ की राजनीति का है, उसके सहारे नेता झूठ बोलते हैं, हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं। प्रियंका गांधी ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि एक चुनाव लड़ ले, वो मुद्दों पर एक चुनाव लड़ ले, अपनी नीतियों पर एक बार आकर जरा बताएं कि इस देश के आम आदमी के लिए, इस देश की मिडिल क्लास के लिए, इस देश के गरीब के लिए उन्होंने क्या किया। भगवान के नाम पर वोट, भगवान भी आज आपके सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो, जागरूक हो जाओ। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर है, एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ।
हिंदू जागरूक हो जाओ और मुसलमान भी जागरूक हो जाओ, सब जागरूक हो जाओ, इस देश की जनता हो। समझ लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम पर काम नहीं हो रहा है। आज तुम्हारे पेट को भरने का कोई साधन ही नहीं है। मोदी जी बड़े बड़े हवाई जहाजों में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और जब आपके सामने आते फिर वही बातें। बताए तो सही, मैं चुनौती देती हूं उनको, एक चुनाव लड़ ले बेरोजगारी पे, महंगाई पे, एक चुनाव लड़ ले, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे, एक चुनाव लड़ ले अपनी नीतियों पे। एक बार जरा बताएं इस देश के आम आदमी के लिए, इस देश के मिडिल क्लास के लिए, इस देश के गरीब के लिए क्या किया है, क्या किया है। बता नहीं सकते, और आपने छूट दे रखी है, आंखें बंद कर ली हैं। मैं किसी महिला के घर जाती हूँ, कहती है नहीं दीदी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। मुझे मालूम नहीं आगे क्या करूंगी, मजदूरी कर लेती हूँ, थोड़ी सी कमा लेती हूँ, थोड़ा सा कमा लेती हूँ। मैं पूछती हूँ वोट किसको? उसी विधायक को जो 3 बार वोट कर रही हो तुम। क्यों? कहती है दीदी धर रहे हो उन्होंने भगवान के नाम। भगवान के नाम? विधायक कुछ कर नहीं रहा है, सांसद कुछ कर नहीं रही है, आपकी कोई सुविधा नहीं दी आपको, तो क्या कहते भगवान अगर आपके सामने खड़े होते आज? कहते खोलो अपनी आंखें, जागरूक बन जाओ, मेरे नाम पर वोट मत दो, नेता से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया है। यही कहते भगवान, क्योंकि भगवान ने हमेशा जनता की जागरूकता की बात की है। भगवान ने हमेशा ये कहा है, सदियों से, हजारों वर्षों से, कि अपनी सच्चाई को पहचानो। जो आपको बताया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई आज बहुत गंभीर है, आज इस देश की सच्चाई बहुत गंभीर है। गांधी जी क्या कहते थे? सबसे पहले जो गरीब से गरीब व्यक्ति है देश में, उसके आंसू पोंछने का काम है सरकार का, सबसे पहले। और आज उसका एकदम विपरीत हो रहा है। आज गरीब महंगाई से जूझ रहा है। आप खुद जानती हैं, किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। आप सब मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, बच्चा परीक्षा पे परीक्षा देता है, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, और फिर भी अगर कुछ पास भी हो गया, नियुक्ति की सूची में नाम दिया गया, तो भी रोजगार नहीं मिलता उसे, क्योंकि रोजगार बनाने का काम किया ही नहीं है मोदी जी की सरकार ने। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हावड़ा में पदयात्रा की। इस दौरान उनकी पदयात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। चुनाव को लेकर ममता बनर्जी जमकर प्रचार कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर भी हैं। बीजेपी भी इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में लगातार सभाएं कर रही है। पीएम से लेकर कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर यह तयशुदा फैसला है कि लोकसभा के चुनाव तक सुक्खू जी होंगे, उसके बाद सुक्खू जी नहीं होंगे। ये फैसला लिया गया है। जो अगल बगल में है उन्हें पता है, उन्हें बता दिया गया है, इसलिए वो चिपक कर चल रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दूर की बातें छोड़िए, और 4 तारीख का ही आपको जिक्र करें। मैं इतना ही कहूंगा कि परिणाम निकलेगा। कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर मुद्दे पर ये तयशुदा एक फैसला कि लोकसभा के चुनाव तक सुक्खू जी होंगे और उसके बाद सुक्खू जी नहीं, ये फैसला लिया गया। जो अगल बगल में है उनको पता है, उनको बता दिया गया, इसलिए कुछ। ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने बुधवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 27वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक जीता।
नीरज ने 88.27 मीटर का थ्रो फेंका। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने घर पर अपनी पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। बता दें कि नीरज और जेना पहले ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और इसी वजह से वो इस मुकाबले में सीधे फाइनल्स में उतरे थे। अन्य एथलीट्स को ओलंपिक का टिकट हासिल करने के लिए 85.50 मीटर थ्रो करना था, हालांकि इसे कोई भी पार नहीं कर सका। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस अंतर्गत साइबर पुलिस थाना ज्योति नगर ने करीब 23.50 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के एक बड़े मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि इस मामले में साइबर पुलिस थाना टीम ने जालसाज मोहम्मद दाऊद को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने जालसाज मोहम्मद दाऊद के कब्जे से एक राउटर, 17 सिम कार्ड, 11 डेबिट कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 15 चेकबुक, 2 स्टाम्प, एक पैन कार्ड, एक स्मार्टफोन और ठगी की गई रकम का कुछ हिस्सा 8,55,000 रुपए बरामद किया है। वहीं इस मामले को लेकर नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस डीसीपी डॉक्टर जॉर्ज टिर्की ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न देने के नाम पर एक महिला से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की रहने वाली 32 वर्षीय महिला पायल पांडे की तरफ से पिछले 10 अप्रैल 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके साथ करीब 23,50,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हो गई थी। इसके बाद साइबर पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की गई। इस धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से जालसाजी को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए जाने वाले सामान को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने ठगी की रकम में से आईसीआईसीआई बैंक के कथित खाते में जमा 8,55,000 रुपए को फ्रीज करा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।